20 ट्रिलियन वॉर। सबका ध्यान टैरिफ वॉर पर था और पीछे से डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट ऑर्डर पास कर दिया जिसकी वजह से अब ब्लू वॉर होने वाली है। और रीजन है ये स्टोन्स जिन्हें पॉलीमेटालिक निड्यूल्स कहा जाता है और ये समुद्र के नीचे 4000 से 6000 मीटर की डेप्थ में मिलते हैं जहां सनलाइट तक नहीं पहुंचती। और ये हैं इसके हॉटस्पॉट्स। हर कंट्री ने पाना चाहती है और पाना भी क्यों नहीं चाहेगी। आखिरकार इन निड्यूल्स की वैल्यू 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जो है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ये कि ये सारे के सारे पॉलीमेटालिक जोन्स इंटरनेशनल वाटर में आते हैं। इन शॉर्ट किसी भी कंट्री का इन पर डायरेक्ट राइट नहीं है और यही है इस वॉर की असली वजह। बट द क्वेश्चन इज कि आखिरकार इन स्टोन्स में ऐसा क्या है जो इतने ज्यादा वैल्यूएबल है। एंड बिगेस्ट क्वेश्चन, आखिर ये 20 ट्रिलियन वॉर जीतेगा कौन? ब्रिटिश साइंटिस्ट HMS चैलेंजर को पैसिफिक ओशन में अपनी एक्सपीडिशन के दौरान ये निड्यूल मिले। बट जब उन्होंने इसे काट कर देखा तो वो चौंक गए क्योंकि इनके अंदर निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे मेटल स्टोर थे। अब 1875 में तो ये मेटल्स उतने ज्यादा वैल्यू नहीं रखते थे, लेकिन आज 2025 में पूरी टेक एंड एनर्जी सेक्टर इन्हीं मेटल्स पर डिपेंडेड है। 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज में कोर मेटल निकेल, कोबाल्ट और कॉपर ही हैं। AI कंप्यूटिंग, जेट इंजन, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। एंड एक बार के लिए इन मेटल्स को जाने भी दें, लेकिन कॉपर तो फ्यूचर का गोल्ड है। इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जिन पावर केबल्स का इस्तेमाल होता है वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। एंड जैसे जैसे AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बढ़ रही है, टेक कंपनीज को और ज्यादा डाटा सेंटर्स और सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है और ज्यादा पावर। एंड मोर पावर मींस मोर कॉपर वायर्स। इनफैक्ट डाटा सेंटर्स और सर्वर्स को ठंडा करने के लिए जिन हीट पाइप्स का इस्तेमाल होता है वो भी कॉपर की बनी होती हैं। एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में डाटा सेंटर्स की वजह से अकेले कॉपर की डिमांड 2 मिलियन टन ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड 2040 तक तो इन सभी मेटल्स की डिमांड डबल हो जाएगी। वहीं कई ओल्ड रिपोर्ट्स एंड एक्सपीडिशंस के अकॉर्डिंग सी फ्लोर में करीबन 500 बिलियन टन पॉलीमेटालिक निड्यूल्स मौजूद है। बट इन पॉलीमेटालिक निड्यूल्स के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज है इन्हें सी फ्लोर से बाहर निकालना, क्योंकि ओशन में डेप्थ इंक्रीज होने के साथ साथ वाटर प्रेशर एंड अंडरकरंट वाटर बढ़ता जाता है, जिन्हें बहुत सारी ड्रिलिंग मशीन्स हैंडल नहीं कर पाती। पर अब US, चाइना, यूरोप एंड इनफैक्ट इंडिया भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है जिसके जरिए इन्हें आसानी से सी फ्लोर से बाहर निकाला जा सकता है। बट इन टेक इक्विपमेंट्स की हाई कॉस्ट अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड क्योंकि ये पॉलीमेटालिक जोन्स कोस्टल एरिया से कई सौ किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर में लोकेटेड है, इसलिए इन्हें माइन करने से पहले कंपनी को अपनी स्पॉन्सर्ड कंट्री के पोर्ट पर एक प्रोसेसिंग प्लांट बिल्ड करना होगा, जिसकी मिनिमम कॉस्ट ही $750 मिलियन आएगी। वहीं देन कंपनी के पास में एडवांस माइनिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन जिसमें सी फ्लोर कलेक्टर, कलेक्शन मैकेनिज्म और एडवांस राइजर एंड लिफ्टर सिस्टम लगा हो। अब इन सब की वजह से कंपनी की अर्ली एक्सपेंडिचर कॉस्ट ही $2 बिलियन को टच कर जाएगी। वहीं अगर इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो किसी भी कंपनी के पास में डीप सी माइनिंग करने के लिए 11 से 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। एंड ये रीजन है कि इस सेक्टर में ज्यादातर वही प्लेयर्स एंटर करते हैं जिनके पास में एडवांस टेक इक्विपमेंट्स और गवर्नमेंट बैकिंग दोनों होती है। बट जहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है वहाँ गेम भी तो बड़ा होता है। लिथियम, गैलिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, ज्यादातर कंट्रीज की इन मेटल्स की 70 to 80% डिमांड को अकेले चाइना पूरा करता है, जिसे मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। साल 2023 में जब अमेरिका ने चाइना को AI चिप्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तो उस वक्त चाइना ने काउंटर करते हुए गैलिनियम और जेर्नियम के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। वहीं अप्रैल 2025 में भी जब अमेरिका ने चाइना पर हाई टैरिफ इम्पोज किए तो इसका सीधा जवाब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके दिया। रिजल्ट, अमेरिका को अपने टैरिफ वापस लेने पड़े।
इनफैक्ट अगस्त 2025 में जब अमेरिका ने दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट अपनी न्यू टैरिफ लिस्ट अनाउंस की तो उसमें चाइना का कहीं पर भी नाम नहीं था, बल्कि चाइना को अमेरिका ने 90 डेज का और एक्सटेंडेड पीरियड दिया। अब चाइना का मेटल किंग होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब होता क्या है कि जब कोई भी कंट्री किसी एक सेक्टर की 70 to 80% पार्ट को कंट्रोल करने लगती है तो इससे ग्लोबल प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है। वो कंट्री प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकती है, जिससे ग्लोबली दूसरी कंट्रीज के बिजनेसेस को लॉस होता है। और इसीलिए डीप सी माइनिंग को लेकर सबसे ज्यादा डेस्परेट अमेरिकन कंपनीज ही हैं। 24 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ ओशन एनर्जी मैनेजमेंट इंटरनेशनल वाटर में अमेरिकन कंपनीज को माइनिंग के लिए लाइसेंस एंड परमिट ग्रांट करे। अब इस ऑर्डर के पास होते ही इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मच गया। Deep sea mining. Deep sea mining. Deep sea mining. चाइना ने इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हुए इसे डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन बताया। एंड नॉट ओनली चाइना, दिस टाइम यूरोप ने भी अमेरिका को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अमेरिका का माइनिंग लाइसेंस ग्रांट करना इलीगल है। एंड अगर कोई भी कंपनी सिर्फ अमेरिकन लाइसेंस के बेस पर इंटरनेशनल वाटर में जाकर माइनिंग करती है तो ये सीधा सीधा ब्लू वॉर को इनवाइट करेगा। नाउ जस्ट थिंक, एक तरफ अमेरिका एंड दूसरी तरफ 170 प्लस कंट्रीज। और इसका रीजन ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मेटालिक जोन्स किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी सिर्फ किसी कंट्री के लाइसेंस के बेस पर जाकर इन्हें माइन नहीं कर सकती। इन्हें माइन करने के लिए उसे पहले इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। आप में से शायद कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि ग्लोबली शिपिंग रूट मैनेजमेंट, मरीन लाइफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ओशन रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल वाटर में इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती है, जिसकी वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन भी कहा जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1994 में डीप सी मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन के लिए आईएसए को क्रिएट किया था। और सिर्फ आईएसए ही एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में किसी कंपनी को इंटरनेशनल वाटर में डीप सी माइनिंग या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट करने की पावर है। अब यूएनसीएलओएस में 169 मेंबर है, लेकिन इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी में 36 काउंसिल मेंबर है, जो कि 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। कंज्यूमर, मेजर इन्वेस्टर, मेजर एक्सपोर्टर, डेवलपिंग कंट्रीज विद स्पेशल इंटरेस्ट एंड इक्विटेबल ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। और ये सारे 36 मेंबर ही मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर रशिया और चीन इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ए का हिस्सा है, जबकि भारत और यूके ग्रुप बी का हिस्सा है। लेकिन इनमें कहीं पर भी आपको अमेरिका का नाम नजर नहीं आएगा, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसे इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी के काउंसिल मेंबर की सीट भी नहीं मिली। दरअसल अमेरिका को यूएनसीएलओएस के कुछ क्लॉज से इशू था, जिसे ठीक करने की कोशिश भी की गई। एंड 1994 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ट्रीटी को साइन भी कर लिया था, लेकिन इसे यूएस पार्लियामेंट में कभी रेटिफाइड नहीं किया गया। और वो इसलिए क्योंकि यूएस सीनेट से कोई भी बिल पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जबकि अपोजिशन का मेन कंसर्न ये था कि अगर अमेरिका यूएनसीएलओएस का पार्ट बन जाता है तो उसे इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी के रूल एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, जिससे इंटरनेशनल वाटर में अमेरिका की अपनी डोमिनेंस कम हो जाएगी। लेकिन अब 30 साल बाद ये ट्रीटी साइन न करना ही अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी से कोई भी लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट पाने की पहली कंडीशन ही ये है कि कंपनी की स्पॉन्सर्ड कंट्री यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की मेंबर होनी चाहिए, वरना माइनिंग को इलीगल माना जाएगा। और इस कंडीशन में मेंबर कंट्रीज कंपनी को ग्लोबली बैन कर सकती हैं और वर्स्ट सिनेरियो में कंपनी के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शंस तक ले सकती हैं। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल वाटर में अमेरिका के अपने लाइसेंस की वैल्यू 0 है। अब सुनो असली ट्विस्ट। अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के भी काफी क्लोज मानी जाती है, उसके पास में ऑलरेडी क्लैरेन किप्टिंग जोन में 2 लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2012 में लॉकहीड मार्टिन ने यूके के साथ मिलकर यूके सीबीड रिसोर्सेज लिमिटेड नाम से एक कंपनी ओपन की थी, और इसी सब्सिडी के जरिए उसने आईएसए से क्लैरेन किप्टिंग जोन में 2 लीगल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए।
लेकिन फिर साल 2023 में लॉकहीड मार्टिन ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को नॉर्वे बेस्ड ल्यूक मरीन मिनरल्स को सेल कर दिया था और इसी के साथ उसके ये दोनों लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस कंपनी को ट्रांसफर हो गए। नाउ बैक टू 2025। इस साल जब डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आए तो उन्होंने सी मिनरल्स की माइनिंग पर फिर से जोर दिया एंड कॉन्सिडेंसली इसी बीच 3 अप्रैल 2025 को ल्यूक मरीन मिनरल, जिसे 2 साल पहले लॉकहीड मार्टिन ने अपनी सब्सिडरी सेल की थी, वो अचानक से बैंकक्रप्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को सेल करती है तो वो अक्सर खास लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कुछ स्पेशल क्लॉज मेंशन करवाती है अपने एग्रीमेंट में, ताकि बैंकरप्सी की सिचुएशन में वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीगेन कर सके। एंड इसीलिए जब नॉर्वे की कंपनी बैंकरप्ट हुई तो लॉकहीड मार्टिन ने एसिड ऑक्शन प्रोसेस के जरिए अपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से रीगेन कर लिया। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नॉर्वे, जो कि खुद डीप सी माइनिंग को लेकर काफी लंबे टाइम से इंटरेस्टेड नजर आ रहा था, उसने अपनी इस कंपनी को बचाने की कुछ खास कोशिश भी नहीं की, ये जानते हुए भी कि लॉकहीड मार्टिन जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को रीगेन करने वाला है वहां पर $300 बिलियन के मेटल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि अगर अमेरिका के पास में ऑलरेडी 2 लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं तो फिर उसने ये लाइसेंस एंड परमिट ग्रांट करने का सारा ड्रामा किया क्यों? दरअसल इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी ने अब तक जितने भी लाइसेंस ग्रांट किए हैं वो सारे के सारे एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि कंपनीज इन जोन्स में जाकर रिसर्च एंड स्टडी तो कर सकती हैं बट माइनिंग नहीं कर सकती हैं। और यही रूल लॉकहीड मार्टिन के कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी लागू होता है। माइनिंग शुरू करने के लिए इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी को पहले माइनिंग कोड पास करना होगा, जो कि एक तरह से सी मिनरल्स की इंटरनेशनल रूल बुक होगी, जो कि इंटरनेशनल वाटर में डीप सी माइनिंग के एग्रीमेंट्स एंड रिवेन्यू रूल्स को डिसाइड करेगी। पर इस माइनिंग कोड के अब तक पास ना होने के भी 2 मेन रीजंस है। पहला, मरीन लाइफ कंसर्न। बायोलॉजी जर्नल स्टडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले क्लैरेन किप्टन जोन में ही 8000 से ज्यादा डीप सी मरीन स्पीसीज मौजूद हैं, जिसमें से 92% स्पीसीज साइंस के लिए भी नहीं है। एंड सेकंड रीजन है रिवेन्यू मॉडल। अब यूएनसीएलओएस का ओल्ड लॉ ये कहता है कि इंटरनेशनल वाटर से एक्सट्रैक्ट होने वाले रिसोर्सेज के रिवेन्यू को 169 प्लस कंट्रीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इस लॉ को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज का ये आर्ग्यूमेंट है कि वो अभी दूसरे देशों से पीछे हैं, इसलिए उनका रिवेन्यू शेयर भी ज्यादा होना चाहिए, जबकि जो कंट्रीज यहाँ पर एक्चुअल में माइनिंग करना चाहती हैं उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह का रिवेन्यू मॉडल माइनिंग बिजनेस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि डीप सी माइनिंग सेक्टर ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव सेक्टर है। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए इस तरह के रिवेन्यू मॉडल के साथ नए इन्वेस्टर्स को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकन कंपनीज इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी के स्लो प्रोसेस से तंग आ चुकी थी, क्योंकि माइनिंग कोड को आने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें उतना ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। एंड यही रीजन है कि व्हाइट हाउस ने ये ऑर्डर पास किया ताकि वो इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे सके कि या तो आप अपना माइनिंग कोड पास करो या फिर हम आपके बिना ही इंटरनेशनल वाटर में माइनिंग शुरू कर देंगे। इकोनॉमिक्स में से स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, जब देश किसी चीज के लिए सिर्फ इसलिए लड़ रहे होते हैं कि किसी और को उनसे पहले वो चीज ना मिल जाए। व्हाइट हाउस को भी शायद यही लगा था कि अगर वो अपना ऑर्डर पास करेंगे तो उनसे पहले माइनिंग करने के चक्कर में दूसरी मेंबर कंट्रीज आईएसए पर माइनिंग कोड लागू करने के लिए प्रेशर बनाएंगी। और अगर एक बार माइनिंग कोड पास हो जाता है तो लॉकहीड मार्टिन यूके, फ्रांस या फिर किसी भी आईएसए की मेंबर कंट्री में अपनी एक सब्सिडी कंपनी ओपन करेगी और उसके जरिए अपने एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी से माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में अपग्रेड कराएगी और लीगली यहाँ पर माइनिंग कर पाएगी। इन शॉर्ट, लॉकहीड मार्टिन का अपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को रिगेन करना और व्हाइट हाउस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना सब कुछ एक वेल प्लान्ड जियोपॉलिटिकल मूव था। अब 2 वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिगेन करके अमेरिका ने क्लैरेन किप्टन जोन में तो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है, लेकिन इस ब्लू वॉर को जीतना इतना आसान नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कई प्लेयर्स पिछले 30 सालों से वेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी ने अब तक वर्ल्ड वाइड 22 कॉन्ट्रैक्टर्स को 31 कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट किए हैं, जिसमें से 17 कॉन्ट्रैक्ट अकेले क्लैरेन किप्टन जोन में, 1 इंडियन ओशन बेसिन में और एक वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में दिया गया है। इसके अलावा 7 कॉन्ट्रैक्ट साउथ वेस्ट इंडियन रिज, सेंट्रल इंडियन रिज और मिड अटलांटिक रिज में सल्फाइड और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कोबाल्ट रिच क्रस्ट के एक्सप्लोरेशन के लिए दिए गए हैं। और इन सब में भी चाइना सबसे आगे है, जिसके पास में हाईएस्ट
5 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इसमें से भी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अकेले क्लैरेन-किप्टन जोन में हैं। इसके अलावा जापान, जर्मनी और रूस जैसी कई और कंट्रीज भी यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका से कम्पीट कर रही हैं। इसीलिए वॉल स्ट्रीट ने एक और कंपनी पर बैठ कर रखा और ये है टीएमसी द मेटल कंपनी, जो कि नारू, टोंगा और किरबाज 3 आइसलैंड कंट्रीज के साथ जॉइंट एग्रीमेंट के जरिए क्लैरेन-किप्टन जोन में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड करती है। और ये इकलौती कंपनी है जिसके पास में भी एडवांस ड्रिल शिप हिडन जेम मौजूद है। कंपनी का मानना है कि उसकी इस एडवांस शिप के जरिए डीप सी मरीन लाइफ को बिना ज्यादा डैमेज किए सी मिनरल्स को माइन किया जा सकता है। अब वैसे तो एक कैनेडियन कंपनी है, लेकिन साल 2021 में बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कंपनी ने खुद को अमेरिकन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड किया था। इसीलिए कोरियन जिंक कंपनी लिमिटेड और स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑल सी ग्रुप को छोड़कर इस कंपनी के सारे इन्वेस्टर अमेरिकन हैं एंड हाई चांसेस हैं कि लॉकहीड मार्टिन भी टीएमसी की किसी सब्सिडी कंपनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स माइन करने के लिए थे। बट $20 ट्रिलियन की इस ब्लू वॉर में असली डार्क हॉर्स ना तो अमेरिका है और ना ही चाइना, वो है इंडिया और नारू, जो कि बिना किसी की नजरों में आए बिना साइलेंटली इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को ग्रैब करने का प्लान कर रहे हैं। 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्लैरेन-किप्टन जोन, जो कि साइज में भारत से भी बड़ा है, यहाँ पर 21 बिलियन टन्स के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मौजूद है। और इस जोन का नियरेस्ट आइलैंड कंट्री नारू है, जो कि एक जमाने में सी बर्ड्स का रेस्टिंग पॉइंट हुआ करता था, जिनकी बीट की वजह से यहाँ पर फास्फोरस के रिजर्व्स बन गए। 20वीं सेंचुरी में नारू इन फास्फोरस रिजर्व्स को एज फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया करता था, जिसकी वजह से 1970 में इसका पर कैपिटा सऊदी के बाद वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट था। लेकिन जैसे जैसे ये फास्फोरस रिजर्व्स कम होने लगे, नारू की इकोनॉमी भी गिरने लगी और एक पॉइंट ऐसा आया कि पैसों के लिए नारू ऑस्ट्रेलिया को रिफ्यूजी सेंटर्स तक प्रोवाइड कराने लगा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और दुनिया के कई और दूसरे देशों से असाइलम सीकर्स को यहाँ पर डिपोर्ट किया जाता था। रशियन क्राइम्स ग्रुप्स ने तो नारू के जरिए $70 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग तक की। बट अब ये कंट्री पॉलीमेटिक नोड्यूल्स में अपनी एक न्यू इकोनॉमिक आइडेंटिटी ढूंढ रही है। क्लैरेन-किप्टन जोन के नजदीक होने की वजह से नारू के पास में ये चांस भी है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो फ्यूचर में यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट बिल्ड करेगी, उसके लिए नियरेस्ट लोकेशन नारू ही है। शायद यही रीजन ये है कि टीएमसी ने अपनी होम कंट्री कनाडा के बजाय नारू को अपने स्पॉन्सरिंग स्टेट के तौर पर चूज किया, ताकि उसे यहाँ के पॉलीमेटिक नोड्यूल्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। इसलिए नारू ने साल 2021 में इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी को एक फॉर्मल लेटर तक लिखा था कि वो किसी भी तरह 2023 तक माइनिंग कोड को पास कर दे। एंड इनडायरेक्टली भी नारू और यहाँ की दूसरी आइसलैंड कंट्रीज लगातार इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी पर प्रेशर बना रही हैं, क्योंकि इस कंट्री का इकोनॉमिक फ्यूचर अब डीप सी माइनिंग पर ही डिपेंडेड है। लेकिन जहां पर दुनिया के बाकी सारे देश क्लैरेन-किप्टन जोन में पॉलीमेटिक नोड्यूल्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वहीं इंडिया का पूरा फोकस इंडियन ओशन बेसिन पर है, जहां पर करीबन 380 मिलियन टन पॉलीमेटिक नोड्यूल्स मौजूद हैं, जिनकी करंट मार्केट वैल्यू $110 बिलियन के आसपास होंगे। एंड अच्छी बात यह है कि भारत ऑलरेडी सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में एक एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है, जिसका फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर समुद्रयान मिशन के जरिए 600 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं। बट इन माइनिंग कंपनीज के रास्ते में अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है डार्क ऑक्सीजन। साल 2013 में डॉक्टर एंड्रयू स्वीटमैन ने अपनी टीम के साथ में क्लैरेन-किप्टन जोन में ही एक एक्सपीडिशन कंडक्ट किया था, जिसमें उन्हें यहाँ पर 4000 मीटर की डेप्थ में हाई ऑक्सीजन के ट्रेस मिले। 8 साल बाद 2021 में उन्होंने वापस से अपनी टीम के साथ में यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की और इस बार भी उन्हें ऑक्सीजन के हाई ट्रेस मिले। अब होता क्या है कि ओशन में 200 मीटर से नीचे सनलाइट ट्रेवल नहीं करती है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इसके नीचे जो भी ऑक्सीजन मिलेगी वो प्रोड्यूस नहीं बल्कि स्टोर्ड होगी, जो कि ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पूरे ओशन फ्लोर में पास होती है और इसमें करीबन 1000 साल तक का टाइम लग जाता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन का लेवल और ज्यादा कम होता चला जाता है। ऐसे में जब साइंटिस्ट को 6000 की डेप्थ में ऑक्सीजन के हाई ट्रेस मिले तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बट अब सवाल ये था कि इस डार्क ऑक्सीजन का असली सोर्स है क्या, जिसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ पे मौजूद पॉलीमेटिक नोड्यूल्स को एग्जामिन किया
और उन्हें ये पता चला कि ये पॉलीमेटिक नोड्यूल्स यहाँ पर डीप सी ओशन में नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल्स सेल्स की तरह काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस के जरिए पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेकआउट कर यहाँ की मरीन लाइफ के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि डीप सी ओशन का अभी बहुत ही लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, इसलिए इस रिसर्च को लेकर साइंस कम्युनिटी में कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन एंड क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से ये रिसर्च अभी सिर्फ अर्ली स्टेज में है और इसे साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया गया है। पर यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि अगर फ्यूचर में बाय चांस ये थ्योरी सच साबित होती है, तो फिर पॉलीमेटिक नोड्यूल्स को यहाँ से हटाने की वजह से ओशन का नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में मौजूद गैसेस के नेचुरल बैलेंस पर भी पड़ेगा। और इस गलती को तो अंडू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलीमेटिक नोड्यूल्स को बनने में हजारों सालों का टाइम लगता है। लेकिन इस तरह की कोई भी रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में ना आए, इसलिए माइनिंग कंपनीज अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स निकालती हैं और ये क्लेम करती हैं कि सही टेक इक्विपमेंट्स के जरिए बिना मरीन लाइफ को डिस्टर्ब किए भी डीप सी माइनिंग की जा सकती है। एंड यहाँ पर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अर्थ का 25% कार्बन कंजम्पशन ओशंस करते हैं। ऐसे में अगर माइनिंग की वजह से ओशन का नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है तो इस कार्बन कंजम्पशन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि टीएमसी ने अपने एक प्रपोजल में ये क्लेम किया है कि उनके मॉडल के जरिए लैंड बेस्ड माइनिंग के कंपेयर में ओशन माइनिंग में 70% कम कार्बन इमिशन होगा। लेकिन इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए मार्केट में कोई भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। एंड एक बार के लिए ये मान भी ले कि टीएमसी जो कह रही है वो सच है, तब भी माइनिंग कंपनीज के पास में सी फ्लोर को रिस्टोर करने के लिए कोई क्लियर प्लान अभी अवेलेबल नहीं है। नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक प्लैनेट ट्रैकर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर किलोमीटर सी फ्लोर को रिस्टोर करने में करीबन $5 मिलियन का खर्च आएगा, जबकि 1 स्क्वायर किलोमीटर सी फ्लोर से कंपनी सिर्फ $4.5 मिलियन के ही मेटल्स रिकवर कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कंपनी सच में सी फ्लोर रिस्टोरेशन में इंटरेस्टेड भी होंगी? आई डाउट इट। डीआरसी, जाम्बिया, इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट और भारत का हासिदो आरंथ फॉरेस्ट इसका प्राइम एग्जांपल है कि माइनिंग कंपनीज किसी भी जगह को किस तरह से एक्सप्लॉइट करती है। एंड अगर कंपनीज अब तक लैंड्स को ही रिस्टोर नहीं कर पाई हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ओशंस को रिस्टोर करने में सक्सेसफुल हो पाएंगी, जिसके बारे में साइंस भी अभी तक ज्यादा नहीं जानता। एंड ऐसा भी नहीं है कि लैंड्स पर मेटल रिजर्व्स की कोई कमी है। अगर कंट्रीज लैंड बेस्ड मेटल रिजर्व्स को मोनोपलाइज करने की बजाय उन्हें फेयरली यूज करें एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, तो शायद ओशन माइनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ह्यूमन ऑयल एंड कोल से इलेक्ट्रिक बैटरीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस बैटरी प्रोडक्ट्स ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर इन्हें बनाने का प्रोसेस ही इको फ्रेंडली नहीं है, तो फिर क्या प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली या फिर ग्रीन एनर्जी कहा जा सकता है? खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। एंड अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपना ओपिनियन। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।